ये डॉग बहुत ही ज्यादा समझदार था, इंसानों से भी ज्यादा, लेकिन बहुत शरारती भी था। ये डॉग इसी महिला का था। एक लड़का अखबार बेच रहा था। डॉग उस लड़के से अखबार ले लेता है और तभी वो एक पोस्टमैन के पीछे पड़ जाता है। लेकिन एक आदमी की नजर उस डॉग पर पड़ जाती है, क्योंकि वो इस डॉग को बेचकर बहुत पैसे कमा सकता था। आदमी उस डॉग को चुराने वाला था। अब वो डॉग घर के अंदर आता है, जिसके आते ही पूरा घर हिलने लगता था। इसकी हरकत से पूरा घर डरता था। सभी लोग उस डॉग के डर से खाने का सामान छुपाने लगते हैं। फिर उसे घर से बाहर कर दिया जाता है और डॉग को सबसे ज्यादा चाहने वाला उसका ये मालिक था। लेकिन ये भी उसे घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसकी हरकतें हद से भी ज्यादा थी। अब कुछ दिन बाद उस मालिक का जन्मदिन आता है, जिस वजह से मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे। ये सब देखकर उस डॉग के मुंह में पानी आ गया था। अब पूरी फैमिली फोटो खिंचवा रही थी। तभी वही डॉग मुंह में लेग पीस दबाकर उनके बगल में खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसके मुंह में लेग पीस देख लेते हैं। उस डॉग ने पूरे खाने को खराब कर दिया था। ये दुनिया का सबसे शरारती डॉग था, लेकिन मालिक उसे आदत घर से बाहर ही रखने वाला था। तभी यहाँ पर मौसम खराब होता है, जिस वजह से डॉग बहुत ज्यादा डर गया था और फिर इसे कोई आवाज लगाकर अपनी तरफ बुलाता है। ये वही आदमी था जो डॉग को चुराने वाला था। वो इस डॉग को बिस्किट का लालच देता। अब उस डॉग को पकड़कर एक ट्रेन से दूसरे देश लेकर जा रहे थे। ये डॉग जानता था कि वो अपने मालिक से अलग हो चुका है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। वो बॉक्स को खोलने लगता है, लेकिन डॉग बॉक्स को तोड़कर बाहर निकल जाता है। ये उनके ऊपर गुर्राने लगता है, लेकिन एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है यहाँ तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, इसीलिए शांत रहने में ही तुम्हारी भलाई है। जिस वजह से वो डॉग शांत हो जाता है। यहाँ भी और भी डॉग थे जिन्हें पिंजरे में बंद कर रखा था। अब आदमी इस डॉग को पीने के लिए पानी देता है, फिर दरवाजे को लॉक करके यहाँ से बाहर चला जाता है। ये डॉग भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसे रस्सी से बांधा हुआ था। तभी वो जोर लगाता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और दरवाजे के लॉक को खोलने लगता है। एक आदमी दरवाजे को ध्यान से देख रहा था। तभी वो जोर से दरवाजे को तोड़कर यहाँ से भागने लगता है। ये डॉग इंसानों से भी ज्यादा चालाक था। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जान थी। वो डॉग कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसने देखा उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। वो चाह कर भी अपने मालिक के पास वापस नहीं जा सकता था। ये डॉग एक बड़े पानी के जहाज में था। अब उसे एक बाजार में लाया जाता है, जहाँ पर हर चीजें बेची और खरीदी जाती थी। ये डॉग पहली बार ऐसी बर्फीली जगह को देख रहा था, जिस वजह से वो बर्फ के साथ खेलने लगता है। भागते हुए उससे एक बूढ़ा आदमी। अब वो डॉग उसी बूढ़े का सामान लौटाने आता है। बूढ़ा आदमी उससे सामान लेते हुए उसका शुक्रिया करता है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़ कर ले जाता है। इस कुत्ते को बेच दिया गया था, जो अनजान कुत्तों के बीच बैठा हुआ था। ये उन सभी कुत्तों से बहुत अलग था। तभी एक काले आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ती है, जिसे वो डॉग बहुत पसंद आता है। वो इस डॉग को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। ये अपने ग्रुप के कुत्तों से मिलता है, लेकिन इसे कोई भी डॉग बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये अभी नया था। वो आदमी सभी कुत्तों को ट्रेनिंग देता है और बताता है कि हमें कहां से कहां तक जाना है। लेकिन ये सफर बहुत ही मुश्किलों से भरा था। सभी कुत्तों को एक साथ बांध दिया गया था। वो सभी कुत्ते गाड़ी को खींच रहे थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये अभी हर चीज से अनजान था। ये हर बार भागने का प्रयास करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। इन सभी कुत्तों में जो सबसे आगे भाग रहा था, वो सभी कुत्तों का लीडर था। अब ये भागते हुए एक खरगोश को देख रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो पूरी गाड़ी पलट जाती है। लेकिन वो आदमी से डांटने की बजाय इसे समझाता है और फिर से सभी कुत्ते तोड़ लगाते हैं। ये कुत्ता भले ही अभी कुछ नहीं कर पा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे खुद को इस चीज में डाल लेगा, और ये तो इसकी केवल अभी शुरुआत थी। ये आदमी सभी को चिट्ठी पहुँचाया करता था। अब रात के समय आदमी सभी कुत्तों को मछली खाने के लिए देता है, लेकिन कुत्तों का लीडर एक कुत्ते से मछली छीन लेता है और स्कार को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मछली उस कुत्ते को देता है। स्कार एक बहुत ही दयालु कुत्ता था। वो दूसरों की फीलिंग को समझ सकता था। वो आदमी रोज दूर दूर जगहों पर जाकर चिट्ठी पहुंचाया करता था, जिसमें बर्फीले तूफान का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन कुत्तों का मतलब लीडर केवल खुद का भला सोचता था। ये नहीं चाहता था कि इसके अलावा कोई पानी को पिए। लेकिन स्कार मासूम के साथ साथ बुद्धिमान भी था। वो दूसरी जगह जाकर बर्फ की जमीन को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर पानी आ जाता है। सभी कुत्ते उस पानी को पीने के लिए स्कार के पास चले जाते हैं। कुत्तों के लीडर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, और ये था स्कार का एक नेक काम। अब स्कार उस पड़ाव में आ चुका था कि वो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकता था। इसने सीख लिया था बर्फीले तूफानों का मुकाबला करना, बर्फीली जमीन पर भागना। ये था एक संगत का असर। अब कुत्तों का मालिक और उसकी वाइफ बर्फ वाली जमीन पर चल रहे थे। मालिक स्कार को वहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि ये जमीन कभी भी टूट सकती थी। तभी जमीन टूट जाती है और वो महिला नीचे गिर जाती है। ये देखते ही स्कार महिला की तरफ दौड़ पास जा रहा था, लेकिन महिला का हाथ छोड़ जाता है और वो पानी में चली जाती है। तभी स्कार पानी में कूद जाता है। जो काम इंसान भी नहीं कर सकता था, वो एक जानवर कर रहा था। स्कार उस महिला को अपने कंधे पर उठाता है और जोर से ऊपर वाली परत पर टक्कर मारता है, लेकिन वो परत काफी मजबूत थी। स्कार कमजोर परत को यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी इसे ऊपर कोई कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता जहाँ पर खड़ा था वहीं पर कमजोर परत थी। अब स्कार तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और जोर से परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है। स्कार ने अपनी मालकिन को बचा लिया था, लेकिन वो आदमी उस महिला को निकालने में था, और तभी स्कार फिसल कर पानी के नीचे चला जाता है। ये आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, उसे ढूंढता है और परत को तोड़ने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। आदमी ने एक हीरे को खो दिया था। तभी इस आदमी को कोई डंडा पकड़ाता है। आदमी उस डंडे को लेकर जोर जोर से परत को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी इसे एहसास होता है कि इसके बगल में कोई है। जब आदमी ने देखा तो उसके बगल में स्कार खड़ा था। आदमी उसे देखकर बहुत खुश होता है और अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन ये सब दूर खड़ा होकर कुत्तों का लीडर देख रहा था, जिस वजह से इसे बहुत गुस्सा आता है। अब रात के समय स्कार एक खरगोश को देखता है और दौड़कर उस खरगोश को पकड़ने लगता है। सारे कुत्ते स्कार के पीछे पीछे
अब स्कार उछलकर खरगोश को पकड़ लेता है, लेकिन स्कार के पीछे बहुत सारे कुत्ते थे, जिस वजह से वो खरगोश को छोड़ देता है। स्कार केवल खरगोश के साथ खेलना चाहता था, लेकिन तभी कुत्तों का लीडर लपक कर खरगोश की गर्दन पकड़ लेता है। ये स्कार से बहुत ज्यादा जलता था। स्कार उसे हत्यारा बोल देता है। तभी कुत्तों का लीडर स्कार की तरफ आने लगता है। सभी कुत्ते डर कर पीछे की तरफ हट रहे थे। कुत्तों का लीडर स्कार से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? क्या तुम जानते नहीं मैं तुम सबका लीडर हूँ? स्कार बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी वो स्कार पर हमला कर देता है, लेकिन स्कार नहीं चाहता था कि हमारे बीच कोई लड़ाई हो। तभी कुत्तों का लीडर उछलकर स्कार की गर्दन पर हमला कर देता है। स्कार के ना बोलने का ये फायदा उठा रहा था। वो लगातार बार बार स्कार पर हमला करता जा रहा था। तभी स्कार उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो स्कार की गर्दन दबोचकर फेंक देता है। कुत्तों के लीडर ने इस लड़ाई को केवल अपनी मर्जी से जीत लिया था, जिस वजह से सभी कुत्ते यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एक कुत्ता हिम्मत दिखाता है। वो जोर जोर से स्कार को उठाने लगता है, जिस वजह से कुत्तों के लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी स्कार को होश आता है। स्कार को एक काला भेड़िया दिखाई देता है। ये वही भेड़िया था जिसने स्कार को कमजोर परत दिखाई थी। अब स्कार कुत्तों के लीडर को वो तैयार था कुत्तों के लीडर से मुकाबला करने के लिए। सभी कुत्ते स्कार का नाम पुकार रहे थे। कुत्तों का लीडर स्कार की तरफ दौड़ता है। स्कार अपने पैर को जमीन पर पटकता है। वो उछलकर जैसे ही हमला करता है, स्कार घूमकर अपने जबड़े से उसकी गर्दन को दबोच लेता है और घुमाकर जमीन पर पटक देता है। स्कार ने कुत्तों के लीडर को एक ही बार में धूल चटा दी थी। सभी कुत्ते बहुत ज्यादा खुश थे। कुत्तों का लीडर शर्म से सर को झुकाकर यहाँ से चला जाता है। शायद वो लौटकर वापस फिर कभी नहीं आएगा। अब अगली सुबह यह आदमी कुत्तों के लीडर को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। सभी कुत्ते अपनी पोजीशन बनाकर खड़े थे। तभी वो आदमी नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब स्कार कुत्तों में सबसे आगे दौड़ने वाला था। आदमी स्कार से कहता है, ये तुम्हारी जगह नहीं है, बल्कि तुम्हारी जगह सबसे पीछे है। लेकिन स्कार वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। आदमी उसे समझाता है, स्कार ये तुम नहीं कर पाओगे, इसके लिए तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन आदमी नहीं जानता था कि स्कार अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो स्कार को जबरदस्ती पकड़कर पीछे खड़ा कर देता है और दूसरे कुत्ते को आगे भागने के लिए कहता है, लेकिन वो कुत्ता आगे नहीं भागना चाहता था। वो भी यही चाहता था कि स्कार सबसे आगे भागे, और आखिर में ये आदमी हार मान लेता है। अब स्कार कुत्तों का लीडर बन चुका था। आदमी उसे सबसे आगे खड़ा करता है और उसके गले में पट्टा डालता है। स्कार चिल्लाकर सभी कुत्तों को तैयार रहने के लिए कहता है और स्कार अपनी पोजीशन बनाता है। सभी कुत्ते स्कार की तरह पोजीशन बनाते हैं। स्कार में वो साहस और जुनून दिख रहा था जो एक सच्चे लीडर के अंदर दिखाई देता है। आदमी जैसे ही चिल्लाता है, सभी कुत्ते बड़ी ही रफ्तार से भागने लगते हैं, लेकिन स्कार उन सभी कुत्तों से अलग था। वो एक तूफान की तरह भाग रहा था। इस आदमी की गाड़ी पहली बार इतनी रफ्तार में भागी थी। स्कार भले ही एक कुत्ता था, लेकिन इसका जज्बा किसी शेर से कम नहीं था। आदमी स्कार से बहुत खुश था, लेकिन अचानक बर्फीले पहाड़ नीचे गिरने लगते हैं। आदमी स्कार को बताता है, लेकिन स्कार ने पहले ही देख लिया था। आदमी स्कार को बाईं ओर भागने के लिए कहता है, लेकिन स्कार सीधा भाग रहा था। तभी स्कार को वही काला भेड़िया दिखाई देता है जो स्कार की हर बार मदद कर रहा था। उसी भेड़िए के नीचे एक सुरंग थी। स्कार घूमकर सुरंग की तरफ जाने लगता है। आदमी उसे सुरंग के अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन स्कार अपने दिल की सुनता है और भागता हुआ शरीर से बर्फ को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। स्कार के साथ साथ सभी कुत्तों ने भी बहादुरी दिखाई थी और इस तरह स्कार सबको बचाकर सुरंग से बाहर निकाल लेता है। और इसे ही कहा जाता है, एक जावा जाता है, एक सच्चा और महान लीडर। पोस्ट ऑफिस वाले कुत्तों की आवाज को सुन लेते हैं, क्योंकि स्कार अपनी फुल रफ्तार में इन्हीं की तरफ आ रहा था। सिक्योरिटी सभी लोगों को एक तरफ कर रही थी, क्योंकि उनकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। स्कार पोस्ट ऑफिस पहुंच गया था। महिला चिल्लाकर स्कार को रुकने को कहती है। स्कार तुरंत वहीं पर रुक जाता है, लेकिन बाकी के कुत्ते खुद को नहीं संभाल पा रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन सभी की चिट्ठी स्कार की वजह से सबसे पहले पहुंच गई थी। यह आदमी स्कार की तारीफ करता है, कहता है, स्कार मैंने तुम्हें लीडर बनाकर एक नेक काम किया है और तुम लीडर बनने के लायक भी थे। दुआ करता हूँ कि जिंदगी में और आगे बढ़ो। अब स्कार सभी को चिट्ठियाँ पढ़ते हुए देख रहा था। तभी इसको वही काला भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया असल में तो नहीं था, लेकिन फरिश्ता बनकर स्कार की हमेशा मदद करता था। स्कार उस भेड़िए से बहुत खुश था और भेड़िए को इज्जत देने के लिए वो भेड़ियों की आवाज में चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर सभी कुत्ते स्कार की तरह चिल्लाते हैं। अब अगले सफर के लिए ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं। तभी भागता हुआ एक बूढ़ा इनकी तरफ चिट्ठी लेकर, 4 दिन से पेट में एक दाना तक नहीं गया, क्या आज थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, रोज भी मिलेगा बेटा। वह एक मामूली सी ढाबा चलाने वाली औरत थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रोज उन 4 अनाथ बच्चों को खाना खिलाना उसने अपनी आदत बना ली थी। वक्त बीतता गया, 20 साल निकल गए। एक दिन उसी ढाबे के सामने 4 चमचमाती लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। लोग हैरान रह गए। गाड़ियों से उतरे 4 रईस लोग सीधे उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे, उसके पैरों में झुक गए। माँ, अगर आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। उस पल एक जिंदगी नहीं, कई तकदीरें बदल गईं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। गोविंदपुर की तंग गलियों के बीच एक छोटा सा घर था। यही घर था मीरा और कार्तिक का। मीरा के लिए यह सिर्फ 4 दीवारें नहीं थीं, यह उसके सपनों का मंदिर था। कार्तिक एक निजी दफ्तर में मामूली क्लर्क था। शादी को 4 साल बीत चुके थे। इन 4 सालों में प्यार तो बेहिसाब था, पर आंगन सूना था।
शाम ढलते ही मीरा खिड़की के पास बैठ जाती, पड़ोस के बच्चों को खेलते देखती और फिर अनजाने में अपनी सूनी गोद पर हाथ रख लेती। क्या मेरा नसीब भी कभी मुस्कुराएगा? एक सुबह आंगन बुहारते हुए मीरा ने ताना सुना। 4 साल हो गए। अगर कार्तिक ने किसी ऐसी लड़की से शादी की होती जो वंश दे पाती तो आज मेरी गोद में पोता खेल रहा होता। मीरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप रसोई में चली गई। कार्तिक सब समझता था। एक रात उसने मीरा का हाथ थामा और बोला, मीरा, मैं तुम्हें यहां से दूर ले जाना चाहता हूं, कुछ दिन शिमला चलते हैं। मीरा ने मना करना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में छुपा प्यार उसे रोक न सका। शिमला के वे 15 दिन किसी सपने जैसे बीते। ठंडी हवाएं, बर्फीली चोटियां और दिल को छू लेने वाला सुकून। वहीं एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर उनकी मुलाकात एक सिद्ध पहाड़ी बाबा से हुई। बाबा ने कुछ जड़ी बूटियां दी, सिर पर हाथ रखा और कहा, धीरज रख बेटी, प्रकृति किसी की गोद खाली नहीं छोड़ती। अब तुम्हारा आंगन सूना नहीं रहेगा, यह महादेव का संकेत है। मीरा के भीतर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। शिमला से लौटने के बाद चीजें बदलने लगीं। मीरा को थकान रहने लगी। एक दोपहर सफाई करते वक्त अचानक चक्कर आया और वह गिर पड़ी। मीरा, तुम ठीक हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी कार्तिक के फोन की घंटी बज उठी। दफ्तर से जरूरी कॉल थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट फंस गया था। मीरा, मुझे अभी निकलना होगा, तुम टैक्सी से पास के क्लिनिक चली जाओ, मैं वहीं पहुंचता हूं। मीरा अकेली क्लिनिक पहुंची। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, बधाई हो मीरा जी, आप मां बनने वाली हैं। उस पल मीरा को लगा जैसे वक्त थम गया हो। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने कार्तिक को फोन लगाया। हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते कार्तिक ने फोन उठाया। कार्तिक, हम माँ बाप बनने वाले हैं, बाबा का आशीर्वाद सच हो गया। सच? मीरा, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं, मैं अभी आ रहा हूं, हम दोनों मिलकर इस नई जिंदगी का जश्न मनाएंगे। कार्तिक उत्साह से बोल रहा था। वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था। फोन के उस पार अचानक एक दिल चीर देने वाली चीख गूंजी, फिर लोहे के आपस में टकराने की भयानक आवाज। कार्तिक, कार्तिक! मीरा घबराकर चिल्लाई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। क्या आप कार्तिक जी की पत्नी हैं? हाईवे पर गंभीर दुर्घटना हुई है, आपके पति की कार ट्रक से टकरा गई। कार्तिक जी अब नहीं रहे। वह वहीं गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। आंखें खुली थीं, मगर सांसें जैसे बंद हो चुकी थीं। कानों में अब भी कार्तिक की वह आखिरी खुशी भरी आवाज गूंज रही थी। दरवाजा खुला। डॉक्टर अंदर आए। धीमे, बहुत ही धीमे स्वर में बोले, मीरा जी, खुद को संभालिए। अत्यधिक मानसिक आघात और ज्यादा रक्तस्राव की वजह से हम गर्भ नहीं बचा सके। आपका गर्भपात हो गया है। एक ही दिन में नियति ने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसका जीवन साथी और वह नन्हा सपना। वह अभी इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि दरवाजा जोर से खुला। फूलमाला देवी अंदर आईं। बेटे को खोने का दुख उनकी आंखों में था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा झर मीरा के लिए। देख लिया अपनी मनहूसियत का नतीजा, मेरे जवान बेटे को खा गई। मैंने पहले ही कहा था, यह लड़की हमारे घर के लिए काल है। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। कार्तिक की आखिरी निशानी भी चली गई। कौन सा बच्चा? वह तो मेरे वंश का दीपक था, जिसे तूने पैदा होने से पहले ही बुझा दिया। अब तू कार्तिक की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठी है ना? याद रख, एक अपशगुन औरत को मैं मेरे बेटे की कमाई का एक पैसा भी नहीं छूने दूंगी। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। 4 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन बाहर उसका इंतजार कोई नहीं कर रहा था। न घर, न परिवार, न सहारा। माता पिता तो बरसों पहले दुनिया छोड़ चुके थे। उसने फटी हुई जेब में हाथ डाला। कुछ मुड़े तुड़े नोट निकले। यही वो पैसे थे जो कार्तिक ने कभी कहा था, इमरजेंसी के लिए रख लेना। मीरा ने उन नोटों को सीने से लगा लिया और सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं अब कहाँ जाऊं कार्तिक? मीरा ने आखिरकार शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक बस्ती में शरण ली। शुरुआती रातें मीरा ने जमीन पर बिछे फटे कंबल में कार्तिक की पुरानी कमीज को सीने से लगाए सिसकते हुए गुजारी। हर रात एक ही सवाल उसके मन में गूंजता, अब आगे क्या? लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि आंसुओं से पेट नहीं भरता और दर्द से जिंदगी नहीं चलती। उसे कार्तिक की एक बात बार बार याद आने लगी। खाना खाते वक्त वह हंसकर कहता था, मीरा, तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा खुद उतर आती है।
इतना स्वाद बड़े बड़े होटल भी नहीं दे पाते। यही शब्द मीरा की हिम्मत बन गए। उसने तय कर लिया, अगर जिंदगी ने सब छीन लिया है तो अब वह खुद कुछ बनाएगी। अपने बचे खुचे गहने बेचकर उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा, उसे साफ किया, रंग लगाया और उस पर टांग दिया एक छोटा सा बोर्ड, मीरा की रसोई। जब शहर सोया रहता, मीरा का चूल्हा जल उठता। दोपहर की चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े रहकर मजदूरों और राहगीरों को सस्ता और दिल से बनाया खाना परोसती। कभी नगर निगम वाले ठेला हटाने आ जाते तो कभी मोहल्ले के दबंग मुफ्त खाने की धौंस जमाते। मीरा बस इतना कहती, मैं अपना केस खुद लड़ूंगी, मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और आसमान में उदासी घुलने लगी थी, मीरा ठेला समेट रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहां 4 छोटे बच्चे एक दूसरे से सटकर बैठे थे। उनकी निगाहें मीरा के खाली पतीले पर टिकी थीं। मीरा ने हाथ हिलाकर उन्हें पास बुलाया। डरे डरे कदमों से वे आगे आए। मीरा ने झुककर पूछा, बेटा यहां अकेले क्या कर रहे हो? घर वाले कहाँ हैं? सबसे बड़े बच्चे ने कहा, अम्मा मर गई, बापू कहीं चले गए, 4 दिन से खाना ढूंढ रहे हैं। मीरा का दिल फट गया। उसने बिना एक पल गंवाए चूल्हा फिर से जलाया, गरम गरम रोटियां और दाल परोसी। बच्चे खाने पर टूट पड़े। उन्हें खाते देख मीरा की आंखों से ममता बह निकली। जब पेट भर गया तो सबसे छोटे बच्चे ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। मासूमियत से पूछा, क्या कल भी खाना मिलेगा? मीरा घुटनों के बल बैठ गई, चारों को सीने से लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, रोज आना। जब तक इस माँ के हाथ चल रहे हैं तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। उस पल मीरा को लगा जैसे कार्तिक का अधूरा सपना और उसका खोया बच्चा इन 4 मासूम चेहरों में लौट आया हो। उसने उनका नाम रखा, सूरज, विकास, विशाल और आरव। अब मीरा की जिंदगी में फिर से सवेरा हो चुका था। वह अब सिर्फ एक बेसहारा विधवा नहीं थी, वह 4 अनाथ बच्चों की मां थी। सड़क का वह कोना अब सिर्फ दुकान नहीं रहा था, बल्कि प्यार और उम्मीद का ठिकाना बन गया था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। देखते देखते 15 साल बीत गए। मीरा के हाथ, जो कभी कोमल थे, अब चूल्हे की आग और मसालों की गर्मी से सख्त हो चुके थे। उसकी रसोई अब पूरे इलाके की पहचान बन चुकी थी, हजारों भूखों की आखिरी उम्मीद। और वे 4 बच्चे अब बच्चे नहीं रहे थे, वे पढ़े लिखे, समझदार और काबिल युवक बन चुके थे। मीरा ने अपनी भूख, अपनी नींद, अपनी जरूरतें सब कुर्बान कर उन्हें शहर के सबसे अच्छे कॉलेजों तक पहुंचाया था। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। सूरज दौड़ता हुआ आया, मीरा के पैर छुए, आंखों में चमक थी। माँ, मेरा चयन हो गया, मुझे शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू उतर आए। उसने सूरज का माथा चूमा और कहा, मुझे पूरा भरोसा था बेटा, तेरी मेहनत और मेरी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। आज अगर तुम्हारे पिता कार्तिक जिंदा होते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। घर में खुशियों की रौनक लौट आई थी। विकास कानून की पढ़ाई में नाम कमा रहा था और विशाल ने व्यापार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी थी। आरव समाज सेवा में चला गया था, क्योंकि उसने भूख को सबसे करीब से देखा था। वह पुराना अमीर बिल्डर, जिसके जुल्म ने कभी कार्तिक की जान ली थी और मीरा को सड़क पर ला खड़ा किया था, अब शहर का सबसे ताकतवर और निर्दयी आदमी बन चुका था। उसे डर सताने लगा, अगर ये 4 लड़के इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो एक दिन मेरे की का हिसाब जरूर मांगेंगे। डर ने उसके भीतर नफरत को जन्म दिया और नफरत ने एक नई साजिश। एक दोपहर जब मीरा चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, तभी कुछ गुंडे और वर्दी में छिपे भ्रष्ट पुलिस वाले आ धमके। बिना किसी चेतावनी के ठेला पलट दिया गया। ए बुढ़िया, ये जमीन अब मॉल के लिए खरीदी जा चुकी है, अपना सामान समेट और यहां से दफा हो जा। मीरा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, साहब यही मेरी रोजी रोटी है, इन बच्चों का भविष्य इसी चूल्हे से जुड़ा है। उस रात मीरा तेज बुखार में तपती रही। अकेली कोठरी में पड़ी वह अपने बेटों को याद करती रही। और उसी अंधेरे में शहर के दूसरे कोने में बिल्डर अपनी साजिश का सबसे खतरनाक हिस्सा खेल रहा था। वह 4 भाइयों से मिला, झूठे कागज, पुरानी तस्वीरें और झर भरे शब्द। जिस औरत को तुम मां मानते हो वही तुम्हारे माता पिता की मौत की गुनहगार है। उसी ने और उसके पति कार्तिक ने तुम्हारे असली माँ बाप को मारा। उसने तुम्हें सिर्फ अपने पाप धोने और तुम्हारी कमाई पर हक जमाने के लिए पाला। सूरज, विकास, विशाल और आरव, जो अब तक दुनिया की चालाकियों से दूर थे, उस झूठ को सच मान बैठे। बरसों का प्यार पल भर में नफरत में बदल गया।
उसी रात वे गुस्से से भरे मीरा की कोठरी में पहुंचे। मीरा ने जैसे ही उन्हें देखा, बीमार हालत में भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे बच्चों, तुम आ गए। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। लेकिन जवाब में सूरज ने खीर की थाली को पैर से ठोकर मार दी। बस कीजिए, हमें सब पता चल गया है, आप कितनी बड़ी धोखेबाज हैं। मीरा अवाक रह गई। विकास चिल्लाया, आज से हमारा और आपका रिश्ता खत्म। हमें दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। वे चारों अपना सामान उठाकर अंधेरी रात में चले गए। जाते जाते विशाल ने पलटकर कहा, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि आपकी इस असलियत का जवाब दे सकूं। अगले 10 साल मीरा के लिए जिंदा रहने की सजा बन गए। वह फिर अकेली थी और पहले से भी ज्यादा टूटी हुई। शरीर बूढ़ा हो चला था, जेब खाली रहती थी। बस्ती के लोग उसे पागल बुढ़िया कहने लगे, क्योंकि वह रोज उसी मोड़ पर जाकर बैठ जाती थी जहां से उसके बेटे उसे छोड़कर गए थे। उसे अब भी भरोसा था, शायद देर से सही, लेकिन एक दिन सच लौटकर जरूर आएगा। कार्तिक की वह पुरानी घड़ी आज भी मीरा की कलाई पर बंधी रहती थी। उसकी सुइयां कब की थम चुकी थीं, ठीक वैसे ही जैसे मीरा की उम्मीदें। वक्त चलता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी की शाम और धुंधली होती चली गई। अब वह 60 के पार थी। आंखों की रोशनी कमजोर पड़ चुकी थी, कदम लड़खड़ाने लगे थे। जिस चूल्हे पर कभी खुशबूदार पकवान बनते थे, वहां अब सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रहता था, जिसमें वह 2 सूखी रोटियां सेंक लेती थीं। उधर शहर के सबसे आलीशान घर में वह ताकतवर बिल्डर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मौत की आहट ने पहली बार उसके भीतर सोया हुआ जमीर जगा दिया। कांपते हाथों से उसने सूरज, विकास और विशाल को पास बुलाया। मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला था, उसने सच उगल दिया। मीरा ने तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा, उसने तो अपनी ममता कुर्बान कर दी ताकि तुम पढ़ सको। जमीन, घर, सब मैंने धोखे से छीना था। कहते कहते उसने अलमारी की चाबी उनके हाथ में थमा दी। अंदर सारे असली दस्तावेज थे। सच सामने आते ही जैसे चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। विकास फूट फूट कर रो पड़ा। विशाल ने दीवार पर मुक्का मारा। हमने क्या कर दिया? हमने अपनी ही मां को जिंदा मार डाला। अगली सुबह बस्ती में एक अजीब नजारा दिखा। कीचड़ भरी गलियों से होती हुई 4 काली चमचमाती रोल्स रॉयस गाड़ियां मीरा की टूटी सी झोपड़ी के सामने आकर रुकीं। लोग अपनी जगह थम गए। मीरा उस वक्त झोपड़ी के बाहर एक पत्थर पर बैठी थी, हाथ में पुरानी ओढ़नी थी। सूरज ने जैसे ही उस हालत में अपनी मां को देखा, वह दौड़ पड़ा। कीचड़ में घुटनों के बल गिरकर रो पड़ा। मां, मुझे मार लो, मैंने आप पर शक किया, मैं जीने के काबिल नहीं हूं। विकास और विशाल भी वहीं बैठ गए। तीनों फूट फूट कर रोने लगे। मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी थी बच्चों, पर उस दिन मेरा दिल टूट गया था जब तुमने मेरी ममता पर भरोसा नहीं किया। मुझे तुम्हारी गाड़ियां नहीं चाहिए थीं, मुझे बस तुम्हारा यकीन चाहिए था। विशाल ने सिर उसकी गोद में रख दिया। मां, हम आपको लेने आए हैं। मैं उस बिल्डर के पूरे खानदान से पाई पाई का हिसाब लूंगा जिसने हमें आपसे दूर किया। मीरा ने सबको उठाया, उनके माथे चूमे और धीरे से कहा, मां, कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती, चाहे वे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर बैठें। वे चारों उसे सहारा देकर उन आलीशान गाड़ियों की ओर ले गए। शहर पहुंचकर उन्होंने अपने सबसे बड़े बंगले का नाम रखा, मीरा निवास। लेकिन मीरा वहां चैन से बैठने नहीं आई थी। उसने बेटों से कहा, अगर सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो मेरे नाम से एक आश्रम बनवाओ, जहां कोई अनाथ बच्चा मां से जुदा न हो और कोई भूखा न सोए। आज मीरा उसी मीरा मेमोरियल आश्रम की रसोई संभालती है। अब उसके पास 4 नहीं बल्कि हजारों बच्चे हैं और उसके चारों बेटे हर शाम उसी के हाथ की सादी रोटी खाने आते हैं। आश्रम के मुख्य द्वार पर कार्तिक की पुरानी तस्वीर टंगी है, मानो मुस्कुराकर कह रही हो, प्यार और सच्चाई कभी हारते नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।